बताऊंगी इस वीडियो में मैं आपको भारत के 10 ऐसे बहादुर राजाओं के बारे में जो कोई दुश्मनों को मात देने में महान योद्धा था, तो कोई कुशल शासक जिसके राज में देश ने आर्थिक उन्नति की। अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं और उनके वंशजों का राज भारत पर चलता रहा। सब ने अपने युग में राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया था। आज मैं बताऊंगी भारत के 10 महान राजाओं को, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए। और इससे पहले भी मैंने 5 ऐसी रानियों को बता रखा है जिसके कारण देश में बड़े बड़े युद्ध हुए थे। भारत के सबसे शाली और बहादुर राजाओं में नंबर 1 पे नाम आता है सम्राट अशोक का, जिसका नाम हम सब ने बचपन से सुना ही है। वह भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। कहा जाता है कि उनका राज्य अफगानिस्तान से बर्मा, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उनका नाम हमेशा से महान राजाओं की सूची में रहा है। मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक को उनकी कठोरता और दयालुता दोनों के लिए जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक अशोक महान योद्धा थे। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से युद्ध किए और जीते, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति के मार्ग पर चलने का फैसला लिया। बौद्ध धर्म को देश दुनिया में फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। कहते हैं कि समय के साथ सम्राट अशोक और विचारक के रूप में उभरे। दिग्गजों की जगह धम्म विजय को अपनाया। उन्होंने आम लोगों का सम्राट बनने पर जोर दिया और इसमें सफल भी रहे। उसके शासनकाल में कई प्रमुख विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें तक्षशिला और नालंदा प्रमुख विद्यालय हैं। तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आज एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अशोक स्तंभ से लिए गए अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया और 4 शेर वाले चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान दिया गया। कुशल शासकों की और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भारत के बहादुर राजाओं में से एक है। चाणक्य के हाथ उनके सिर पर आने के बाद उन्होंने इतिहास रचना प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त के जन्म के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने मगध से नंद वंश को समाप्त कर अपना शासन स्थापित किया और फिर अलग अलग खंडों में विभाजित भारत को अखंड भारत बनाया। चाणक्य के अपमान होने के बाद उसने यह खोज शुरू की कि ऐसा कौन है जो मेरे बदले युद्ध कर सकता है। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में हराया और उसके साथ संधि की कि वह भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त ने अपने शासन काल में न सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, बल्कि इसकी आर्थिक उन्नति पर भी जमकर ध्यान दिया था। नंबर पर आते हैं मराठा शासक शिवाजी। शिवाजी को भला कौन नहीं जानता। इन्होंने मराठा शासक की नींव रखी थी। ये बेहद ही दयालु किस्म के थे। बहादुर होने के साथ साथ इनके अंदर दयालुता भी कूट कूट कर भरी थी। पुणे में जन्मे शिवाजी ने बचपन से ही युद्ध की शिक्षा ली। इन्हें गुरिल्ला युद्ध तकनीक का जनक कहा जाता है। मुगलों के खिलाफ इन्होंने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। गुरिल्ला युद्ध नीति के बारे में आज भी बात की जाती है। एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार होने के साथ साथ वह प्रगतिशील शासक भी थे। उनके राज्य में सभी लोग बिना किसी भेदभाव के रहते थे। उसकी सेना में कई मुस्लिम योद्धा बड़े ओहदों पर आसीन थे। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं संगठित इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील शासन प्रदान किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी के जीवन चरित्र से प्रेरणा ली। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। नंबर 4 पे आते हैं महाराणा प्रताप। उदयपुर में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप को मुगल शासक अकबर के सामने न झुकने के लिए याद किया जाता है। महाराणा प्रताप की प्रेरणा इस तरह है कि उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र, कुल, धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए इनका नाम आज भी वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए लिया जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनकर और 81 किलो का भाला अपने हाथ पर लेकर लड़ते थे। टोटल 208 किलो का वजन लेकर वे मैदान में उतरते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए मुगलों ने कई प्रयास किए, लेकिन अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने उनके विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। उनकी वीरता ऐसी थी कि दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। महाराणा प्रताप और उनके प्यारे घोड़े चेतक की वीरता की गाथाएं राजस्थान के कण कण में गूंजती है। महाराणा प्रताप ने जंगलों में कई वर्षों तक समय बिताया और उन्होंने घास की रोटियां खाई थी, लेकिन कभी भी दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। युद्ध में विपरीत परिस्थिति आने पर महाराणा प्रताप की आंख में कभी आंसू नहीं आए, परंतु चेतक की मृत्यु के बाद उसके सिर को गोद में रख कर दहाड़ कर चीख मारी थी। ये सभी चीज़ों को पढ़कर आज भी मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं कि लोगों ने अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी जान गंवाना जरूरी समझा, परंतु दूसरों के सामने विपरीत परिस्थिति में भी नहीं झुके थे। नंबर 5 पे आते हैं अकबर। उनका कार्य अच्छे होने के कारण उनका नाम भी अच्छे राजाओं में आता है। हुमायूं के देहांत होने के बाद उनको ही सल्तनत मिली थी। अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई बार जंग लड़ा और जीता भी। हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए उन्होंने काफ़ी देश को बढ़ावा। कहा जाता है कि अकबर खुद महाराणा प्रताप के वीरता के दीवाने थे। राजा अकबर के दरबार में तानसेन जैसे गायक शामिल थे। अकबर ने चित्रकला, लेखन और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अगले नंबर पर आते हैं पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें भारत का आखिरी हिंदू सम्राट माना जाता है। उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के साथ साथ दिल्ली के साम्राज्य पर भी राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान अपनी कुशलता के लिए जाने जाते हैं। रानी संयोगिता ने अपने पिता जय सिंह के विरुद्ध जाकर पृथ्वीराज चौहान से प्रेम विवाह किया था। भरे स्वयंवर में उन्होंने एक पुतले के रूप में पृथ्वीराज चौहान के गले में माला डालकर उन्हें अपना पति स्वीकार की थी। अजमेर का शासन उन्हें अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मिला था। मोहम्मद गौरी को पहली बार युद्ध में हराया और हर बार जीवन दान दिया, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया तो उनकी आंखें निकलवा ली। वो कहते हैं ना, आप जिसकी मदद करोगे या जिसको छोड़ दोगे वो आपको पलट कर वार करेगा। ये कहानी इतिहास से चली आ रही है, पर पृथ्वीराज चौहान ने अपने दोस्त चंद्रबरदाई की मदद से मरने के पहले मोहम्मद गौरी को खत्म कर दिया था। 7वें नंबर पर आते हैं पंजाब के राजा रणजीत सिंह। इन्हें विख्यात महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। 19वीं सदी में सिख शासन की शुरुआत की थी। बचपन में चेचक की बीमारी होने के कारण उन्होंने अपनी एक आंख गंवा दी। 10 साल की उम्र से युद्ध लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया था ताकि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने पूरे पंजाब एक किया और सिख राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार लिया। कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उन्होंने अपनी सेना को लड़ाई के खास तकनीकें जैसे मार्शल आर्ट सिखाई और सिख खालसा सेना तैयार किया। सिंहासन पर बैठने के बाद भी उन्होंने कभी राज मुकुट नहीं पहना, क्योंकि सिख धर्म में भगवान के सामने सबको एक बराबर माना जाता है। कहा जाता है कि दुनिया का नायाब कोहिनूर हीरा कभी महाराजा रणजीत सिंह के खजाने के हक में हुआ करता था। 8वें नंबर पर आते हैं कृष्णदेव राय। विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव राय तुलुक वंश के तीसरे शासक थे। अपनी बुद्धिमानी से आंतरिक विद्रोह को शांत कर बहमनी के राज्यों पर अधिकार हासिल कर लेते थे। इनका साम्राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक था। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ तेलुगु साहित्य कवि हुआ करते थे, जिन्हें अष्टदिव्यांग के नाम से जाना जाता था। उन्होंने विजयनगर का राम मंदिर और 1000 खंभों वाले मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नंबर 9 पे आते हैं राजा समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के दूसरे शासक थे। कहते हैं कि उनके काल में देश का काफ़ी विकास हुआ था।
युद्ध निपुणता और राजनीतिक कौशल के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ कई विदेशी शक्तियों को पराजित कर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया, बल्कि अपने बेटे विक्रमादित्य के साथ मिलकर भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। उनके शासनकाल के साथ साथ उन्होंने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। अपने राज्य को उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में यमुना नदी तक फैलाने में सफल रहे। समुद्रगुप्त की भूमिका को अहम माना जाता है। उन्होंने शुद्ध स्वर्ण की मुद्राओं तथा उच्च कोटि की ताम्र मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। उन्होंने अपने शासनकाल में मुख्यतः 7 प्रकार के सिक्कों को बनवाना शुरू किया, जो आगे चलकर आर्चर बैकल, एक अश्वमेध, टाइगर स्लेयर, राजा और रानी नामों से जाने गए। उन्होंने भले ही बहुत से राज्यों को जीता, लेकिन सब तरफ शांति बना कर रखी थी। उनके पास विशाल सेना थी। नंबर 10 पे आते हैं राजा चोल प्रथम। ये उन शासकों में से एक है जिन्हें हजारों साल बाद भी याद किया जाता है। चोल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक द्वितीय चोल के पुत्र अरिमोलल वर्मन राजा राज चोल प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने अनेक विजयी के रूप में परिणाम स्वरूप लघुकाय चोल राज्य को एक बृहद विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाया, बल्कि उनके शासनकाल में बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ। उन्होंने दक्षिण में अपना शासन बनाया। उनका प्रभाव श्रीलंका तक फैला था। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोल वंश का प्रभाव साफ तौर पर था। उनकी अनुमति के बिना कोई व्यापार नहीं कर सकता था। उन्होंने 100 से ज़्यादा मंदिर बनवाए, जिनमें से उत्तम और ऐतिहासिक तंजौर का शिव मंदिर है, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और आप मेरा वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें, जिससे आपको भी मालूम हो कि हमारे देश के लिए लोगों ने ना जाने क्या क्या बलिदान दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राम राम।